गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं के इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आज फिर आया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक सेट लेकर। 25 क्वेश्चंस का ये सेट है और एज यूजुअल जैसे प्रीवियस सारे सेट्स में हमारे यहाँ एंटोनिम, सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर, ये सारा जितना नेचर का सवाल होता है उन्हीं में से कुछ को सिलेक्ट करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से और कुछ जो प्रैक्टिस सेट्स अच्छे होते हैं, कुछ हमारा अपना फ्रेम किया हुआ, मतलब कॉम्पैक्ट एक ऐसा सेट बनाया जाता है जिसका आप रिवीजन अगर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ टैक्टिकली नया है, कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे हैं रूल्स के हिसाब से और एंटोनिम सिनोनिम के हिसाब से भी। और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूँगा कि अगर आप लाइव बने हो या रिकॉर्डेड वीडियो जो कि करतार के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ रहता है उसको भी अगर आप वॉच करते हो, सिंसियरली आप सुनते हो इसको, तो बहुत लंबा रहता नहीं है। 25 क्वेश्चंस है तो मैक्स 30 मिनट्स 35 मिनट्स का सेशन रहेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 2, 4, 5 नए रूल्स और कम से कम 8 से 10 नए वर्ड्स मैं इतनी दफ़ा रिपीट करता हूं और इतने अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा कि वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आओ हम लोग सेट शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एरिंग। अब एरिंग बना हुआ है एरर से, ERROR। एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब होता है गलतियाँ, गलती। और एर मतलब होता है ERR। एर मतलब होता है गलती करना, ठीक है ना। एरर मतलब होता है गलती और एर मतलब होता है गलती करना। मैं आपको एक इडियम एंड फ्रेजेज का लाइन बताता हूँ, होता है टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। गलती करना आदमी का काम होता है, माफ करने वाला भगवान के समान होता है, ठीक है ना। टू एर इज ह्यूमन स्टेटमेंट है ये, टू एर इज ह्यूमन। ये हो सकता है कि आपको कहीं पूछ भी दे, है ना, किसी फिलर्स में पूछ दे या कहीं पे किसी भी तरह से आपको डाल दे, OWS में डाल दे, इडियम्स एंड फ्रेजेज में डाल दे। टू एर इज ह्यूमन मतलब क्या हुआ? इसका गलती करना आदमी का काम है। अब ये इसका सिनोनिम पूछ रहा है। अब मैं सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको बता देता हूं एक एक करके, फिर आप खुद ही बता देना कि कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम आएगा। फ्लॉलेस मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस मतलब होता है विदाउट एनी एरर, जिसमें किसी भी तरह का गलती नहीं हो, किसी भी तरह की खामियां नहीं हो, किसी भी तरह का डिमेरिट नहीं हो, किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? फ्लॉलेस। जैसे जब महिलाएं या लड़कियां सजती हैं, कहीं शादी में जाने के लिए तैयार होती हैं, तो इतनी सुंदर लगती हैं कि लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि यू आर लुकिंग फ्लॉलेस, मतलब आप इतने अच्छे लग रहे हो कि आप में किसी भी तरह का ऐब, दोष, अवगुण मुझे नहीं नजर आ रहा है। दैट मीन्स यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल, है ना। तो फ्लॉलेस मतलब होता है बिना, विदाउट एनी फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होता है डिमेरिट, FLAW। फ्लॉ मतलब होता है डिमेरिट, दोष, खामी, कमियां। और लेस मतलब क्या होगा? ये उससे अलग हो गया। फ्लॉलेस मतलब किसी भी तरह का कमी जिसमें नहीं हो। टाइडी मतलब क्या होता है? क्लीन। टाइडी मतलब क्या होता है? क्लीन, साफ सुथरा, व्यवस्थित, एडजस्टेड, वो होता है टाइडी। स्लॉपी मतलब क्या होता है? स्लॉपी मतलब होता है भारी। स्लॉपी मतलब होता है अनमैनेज्ड। स्लॉपी मतलब क्या होता है? जैसे कोई मोटा व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा वजन वाला व्यक्ति होता है, उसको भी स्लॉपी कहा जाता है। कोई काम होता है, कोई लठ होता है जो उठ नहीं पाता है, उनको भी स्लॉपी कहा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में यूजेज होता है इसका, लेकिन ओवरऑल कहने का स्लॉपी का मतलब ये होता है कि ये परफेक्ट नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, पैरेलल्ड नहीं है, ये उठपटांग है। और ब्लंडरिंग मतलब क्या होता है? आप सब लोग जानते हो दोस्त कि ब्लंडर मतलब क्या होता है? BLUNDER। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। एरिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो बिल्कुल आसान है। अभी आपने कितना वर्ड सीख लिया?
एयरिंग, फ्लॉलेस, टाइडी, स्लॉपी एंड ब्लंडरिंग। फॉर दिस साइड एंड दिस द क्वेश्चन वन, है ना। तो क्या हुआ, आप एक बार में 5 वर्ड्स को जान गए। एयरिंग एरर से बना, एरर मतलब गलती होता है, एयरिंग हो गया गलती करना। ERR एर मतलब भी होता है गलती करना। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी, कोई खामियां, कोई गलती नहीं हो। टाइडी माने क्लीन, स्लॉपी मतलब अनमैनेज्ड, और ब्लंडरिंग मतलब बहुत बड़ी गलती। तो पहला का हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा सवाल कह रहा है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। जो सेक्शन में आपको एरर नजर आ रहा है उसमें टिक लगाइए, और नहीं एरर है तो नहीं लगाइए। तो इसमें तो चारों का चारों ऑप्शन में आया हुआ है, तो किसी न किसी में गलती हो गई है, कंफर्म है। अब देख लो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। अर्थी मतलब होता है मिट्टी के जैसा, मिट्टी के जैसा, है ना, सुगंध वाला। कैसा आएगा सुगंध आपका, तो मिट्टी जैसा सुगंध आएगा, मिट्टी जैसा अब फ्रेग्रेंस स्मेल आएगा, तो उसको अर्थी कहते हैं। कह रहा है द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल, मतलब क्या है कि मिट्टी का, धरती का, वहां का जो अर्थी फ्रेग्रेंस आता है, वो जो महक आता है, आफ्टर क्या है, ऑफ फर्स्ट रेन लिखा हुआ है। अब देख लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऑर्डर बताने वाले, क्रम बताने वाले, उन्हें कहा जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दोस्त आर्टिकल द लगता है, यहाँ पे इसने ए लगाया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, आर्टिकल द। अब देख लो यहाँ पे ए लगा हुआ है, यही तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगा देना है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेनीलेस। देखो PENNI, पेनी मतलब क्या होता है, पैसा, है ना। पेनी रुपया पैसा का बहुत छोटी इकाई को पेनी बोलते हैं। यह अमेरिकन या ब्रिटिश टंग है, जिसमें हम लोग कहते हैं ना उसके पास एक पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो उधर वो फूटी कौड़ी माने फूटा हुआ कौड़ी तो नहीं हुआ, फूटी कौड़ी का मतलब हुआ कि उसके पास 1 रुपया 50 पैसा, मतलब जहर खाने तक का भी पैसा नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि उसके पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। तो वही जो मिनिमम अमाउंट है उसी को पेनी बोलते हैं, है ना। पैसा से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। और ये फिर से लेस हो गया दोस्त, इसमें देखो सफिक्स आके लग गया। सफिक्स किसको कहते हैं, सफिक्स बोलते हैं शब्द के बाद में आने वाले को, शब्द के बाद में आने वाले को बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, शब्द के पहले आने वाले को, ठीक है ना। तो ये सफिक्स लग गया लेस। अब जो सबसे छोटा अमाउंट है वो भी इसके पास खत्म हो गया, मतलब क्या हुआ, ये बर्बाद हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, इसके पास पैसा, धन संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका सिनोनिम ये कहने ढूंढने के लिए कह रहा है, तो वेल्दी तो बिल्कुल नहीं होता है, वेल्दी मतलब धनी होगा, ये तो सीधा एंटोनिम हो जाएगा। ब्रोक मतलब होता है बर्बाद, ब्रोक मतलब होता है बर्बाद, जो लूट गया हो, पिट गया हो, बर्बाद हो गया हो, है ना। पैसे के मामले में, धन संपत्ति के मामले में, धन से जो बर्बाद होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रोक। और रेकलेस मतलब क्या होता है, रेकलेस माने होता है केयरलेस, CARELESS। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस। और क्रैंकी मतलब क्या होता है दोस्त, देखो क्रैंकी मतलब क्या होता है, WEIRD, वियर्ड मतलब उटपटांग, जो सिस्टमेटिक आपको नहीं लगे, जो बहुत खराब लगे आपको, उसको बोलते हैं वियर्ड। मतलब क्या है कि जो सेट पैटर्न के हिसाब से नहीं चल रहा है, जैसा सब लोग चलते हैं, जैसा हमारा समाज चलता है, जैसा सिस्टम चलता है, वैसा नहीं होता है, कुछ अलग होता है, तो उसको बोलते हैं वियर्ड, दैट इज क्रैंकी। अब बताओ आप ही कि पेनीलेस का कौन हो जाएगा सिनोनिम, धन से बर्बाद, ब्रोक। ऑप्शन नंबर 2।
चौथा क्वेश्चन क्या है देख लो, बहुत ही आसान है और बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपको, बस आप वीडियो में बने रहो। अगर आप लाइव नहीं हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखो, 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें कम से कम आप 20 वर्ड सीखोगे, नए नए अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन सीखोगे, और मैं सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसको मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ये क्यों गलत है और कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड है भाई, ध्यान देना, ठीक है ना। इंटायरली ये कहना चाह रहा था अगर, तो इसको लिखना चाहिए था ENTIRELY, इंटायरली इस तरीके से लिखना चाहिए था इसको। ENTIERLY लिखा हुआ है, ENTIRELY, मेरा लिखा हुआ देख रहे हो ENTIRELY, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इंटायरली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, है ना। इंटायर माने होता है पूरा, समूचा, कंप्लीट। अगला क्या है कह रहा है कि किसी एक में एरर होगा, देख लो भाई किस में एरर है। कह रहा है इट फील्स ग्रेटली टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी। ओवरऑल मीनिंग अगर आप इसका जानना चाहोगे तो हमारे आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस समारोह में, सेरेमनी माने समारोह, इस समारोह में आपके साथ होना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है इस समारोह में मैं आपके साथ हूं तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन गलती क्या किया, ग्रेटली माने हो जाता है मैक्सिमम, ग्रेट है ना, ग्रेट मतलब होता है बड़ा, महान, और उसमें एल वाई लगा देते हो जब ग्रेटली, वो एडवर्ब बढ़ता है, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, एल वाई लगाने से बन गया एडवर्ब। तो ग्रेटली जब लिखोगे तो ग्रेटली माने होता है मैक्सिमम। तो आपको इनके साथ रह के मैक्सिमम लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा अगर लग रहा है तो आपको ग्रेटली नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था ग्रेट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो ग्रेटली लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसा ऑप्शन, वैसा ऑप्शन जिसमें जो लिखा हुआ है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कहता है माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव। अब कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ना, टू बी इन रैप्चर्स, ये जो अंडरलाइंड है इसका मीनिंग निकालिए कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से इसका मीनिंग क्या होगा। लिखा क्या हुआ है, माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव। अब मान लीजिए कि माता जी को कोई नया नया स्टोव मतलब चूल्हा है ना, गैस वाला स्टोव जो होता है, गैस का जो चूल्हा होता है जिस पे रख के खाना बनता है उसको स्टोव बोलते हैं, STOV। तो मान लो कि कोई भी लड़का, कोई भी बेटा या कोई भी आदमी अपने माता जी को नया नया चूल्हा ला करके दिया, तो बताओ क्या होंगी, खुश हो जाएंगी, बिल्कुल, है ना, कि चलो बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू, यही होगा ना। तो टू बी इन रैप्चर्स का कहीं ना कहीं मीनिंग क्या होगा कि वो खुश थी, फूले नहीं समा रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। अब देख लो एक्सट्रीमली एंग्री लिखा हुआ है, क्यों भाई, माता जी को अगर हम नया नया चूल्हा ला के दें तो माता जी खुश होगी कि दुखी होगी, गुस्सा होगी, नहीं ना, तो ऑप्शन पहला नहीं होगा। एक्सट्रीमली डिलाइटेड मतलब क्या हो गया, बहुत खुश, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा और डिलाइटेड मतलब खुश, एक्सट्रीमली डिलाइटेड ये सही आंसर होगा। बाकी दोनों का क्या हो जाएगा देख लो, कॉम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विथ मतलब पूरी तरह से निराश, डिससेटिस्फाइड मतलब नॉट सेटिस्फाइड, पूरी तरह से निराश। क्यों भाई, माता जी को नई चूल्हा ला के दे हम तो पूरी तरह से निराश हो जाएगी कि मेरा बेटा इतना निठल्ला है, इतना बेकार है, इतना बेरोजगार है कि मुझे नया चूल्हा ला के दे दिया। वो खुश होंगी ना जी कि चलो नया चूल्हा लाया। फिर है वर्किंग विगरसली, बहुत कठिन तरीके से, बहुत जी जान लगा के काम करने वाला, नहीं, यहाँ तो भाई एक्सप्रेशन देना है कि नया चूल्हा पे हमारी माता जी का क्या एक्सप्रेशन था, तो क्या होगा, एक्सट्रीमली डिलाइटेड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई प्रीफर टू लिसन टू रिलैक्सिंग एंड, देखो ये वर्ब प्लस ING लिखा हुआ है ना, तो अगर वर्ब प्लस ING फॉर्मेट मेन वर्ब के फॉर्मेट में रहे चाहे जिरंड के फॉर्मेट में रहे, वर्ब अगर कनेक्टेड है और वर्ब नहीं, अगर कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ रहे तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी हैं, एडजेक्टिव्स हों, नाउन्स हों या वर्ब हों, कुछ भी हों, सारे
सिमिलर पैटर्न में होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप लिखोगे देखो आई लव टू ईट एंड स्लीपिंग, मैं खाना और सोना पसंद करता हूं, उसका अगर आप लिखते हो आई लव टू ईट एंड स्लीपिंग, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना चाहिए था, आई लव टू ईट, तो इधर लिखना चाहिए था एंड टू स्लीप, ठीक है ना। इधर अगर ईटिंग लिखा हुआ रहता तो इधर स्लीपिंग लिखते, इधर टू ईट लिखा हुआ है तो उधर भी आपको टू स्लीप लिखना पड़ेगा। तो कनेक्टेड वर्ब्स जो होते हैं, कनेक्टेड नाउन्स जो होते हैं, कनेक्टेड जो एडजेक्टिव्स के फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अगर कोई कंडीशन, कोई एक्सेप्शन नहीं लगा हुआ है तो उन सबको एक फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देख लो, इधर कोई भी भर होगा वो आईएनजी के साथ होगा, ठीक है ना, ये रूल मैंने बता दिया आपको। अब दुर्भाग्य से क्या है दोस्त कि इधर सब में आईएनजी लगा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं। अब क्या देखते हैं, कह रहा है रिलैक्सिंग, हम सुनना पसंद करते हैं रिलैक्सिंग एंड व्हाट म्यूजिक व्हेन मेडिटेटिंग, जब मैं ध्यान कर रहा होता हूं, जब मैं योगा कर रहा हूं, मेडिटेट मैंने ध्यान करना होता है, तो जब कोई आदमी योगा कर रहा होता है तो रिलैक्सिंग एंड कैसा म्यूजिक सुनना पसंद कर रहा होता है, तो रिलैक्सिंग और वैसा ही कोई वर्ड होगा जिसका मतलब होगा आनंद देना, आत्मा को सुकून पहुंचाना, दिमाग को शांति पहुंचाना, फ्रस्ट्रेशन को कम करना, वैसा ही ना वर्ड सुनेगा कोई ध्यान करते समय कि टेंशन वाला म्यूजिक सुनेगा, नहीं ना। तो क्या होगा, रिलैक्सिंग के साथ वैसा ही वर्ड आएगा जिसका मतलब होगा शांति पहुंचाना, मुद्रा को शांत रखना, आत्मा को ठंडक पहुंचाना। तो टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट माने क्या होता है, टॉर्मेंट माने होता है दुख, ठीक है ना। टॉर्मेंट माने होता है टॉर्चर, टॉर्मेंट माने होता है मेंटल टेंशन, प्रेशर, परेशानी। और सूदिंग मतलब क्या होता है, सूदिंग मतलब होता है सुकून वाला, सुकून वाला मतलब एकदम शांति पहुंचाने वाला। फ्रेटिंग माने होता है गुस्सा लाने वाला, और एब्रेडिंग मतलब भी होता है टेंशन क्रिएट करने वाला। तो देख लो, ये जो सूदिंग है क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 होगा रिलैक्सिंग एंड SOOTHING। आई प्रीफर टू लिसन टू रिलैक्सिंग एंड सूदिंग म्यूजिक व्हेन मेडिटेटिंग, जब मैं ध्यान कर रहा होता हूं तो रिलैक्सिंग और सूदिंग, आत्मा को शांति पहुंचाने वाला और मन को शांत करने वाला, बॉडी को शांत करने वाला म्यूजिक सुनता हूं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सूदिंग। अगला क्या हो जाएगा देख लो, एबंडेंट लिखा हुआ है। एबंडेंट मतलब क्या होता है दोस्त, एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में, काफी या प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। अब प्रचुर मात्रा में जो होगा उसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत कम, है ना। जो प्रचुर मात्रा में है उसका क्या हो जाएगा उल्टा, बहुत कम, लेस और लिस्ट, है ना। अब देखो, रिच है बिल्कुल नहीं होगा, सरप्लस मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, स्कार्स मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी, बहुत कम, 9 के बराबर, और ब्रिलियंट मतलब तो आप जानते ही हो। तो अब बताओ कि एंटोनिम क्या होगा, एबंडेंट मने हो गया काफी और स्कार्स मने हो गया बहुत कम, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान रखना दोस्त, क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। करेक्टली स्पेल्ड में कौन है, देखो अनरेवेल, अनरेवेल होता है UNRAVEL। इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM, यही सही लिखा हुआ है। कंपेलिंग COMPE, यहाँ पे 2 L होना चाहिए था। एक्सटेसी में होना चाहिए था ECSTASY, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कौन सा, इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, देखो कह रहा वन हु नोज ऑल, OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वह व्यक्ति जो सब जानता हो, इसको क्या कहते हैं, इसको ओमनीसिएंट कहते हैं। ओमनी मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब होता है एवरीवेयर एवरीथिंग, मतलब जगह से जोड़ दो तो हर जगह, चीजों से जोड़ दो तो सारा चीज। ओमनी माने होता है ऑल, ठीक है ना। और ये सेंट जो लगा हुआ है वो साइंस से साइंटिस्ट का हल्का लुक दे रहा है। देखो तुम्हारा ध्यान में रखने के लिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि इसको कैसे याद में रखा जाए।
ओमनी बहुत सारा, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह मौजूद रहे, है ना, भगवान। वैसे ही ओमनीसिएंट जो लिखा हुआ है, तो ओमनी मतलब हो गया ऑल, ठीक है ना, और सेंट मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज, है ना। तो ओमनीसिएंट जिसके पास सारा ज्ञान हो, वही बात ना ये कह रहा है, वन हु नोज ऑल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओमनीसिएंट। टॉपर तो आप जानते हो कि किसी पार्टिकुलर चीज में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को टॉपर कहा जाता है। एनार्किस्ट मतलब जानते ही हो, अनार्किस्ट मतलब होता है दंगा फैलाने वाला, दंगा फैलाने वाला मतलब जो हमेशा लड़ाई झगड़ा का बात करते रहता है, वो होता है अनार्किस्ट। और बुली मतलब क्या होता है, बदमाश, है ना। बुली हो गया छोटा लेवल पे, किसी को तंग करना, टेंशन देना छोटे तौर पे, और अनार्किस्ट मतलब हुआ उपद्रवी, जो बहुत बड़े लेवल पे उपद्रव फैलाता हो उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। और बुली मतलब होता है बदमाश। ओमनीसिएंट मतलब होता है वन हु नोज ऑल, सर्वज्ञानी, जिसके पास सारा तरह का ज्ञान है, उसको कहते हैं ओमनीसिएंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कह रहा है फिलर्स डालने के लिए इसमें ऑप्शंस में से स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि द रियलिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री, मतलब क्या है, एविएशन इंडस्ट्री इमिशंस, कि एविएशन इंडस्ट्री का जो एमिशन, एविएशन इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, एविएशन मतलब होता है उड़ान वाला, तो उड़ान मतलब क्या, रिलेटेड टू एरोप्लेन्स, रिलेटेड टू हेलीकॉप्टर्स जो हवा में उड़ते हैं। कह रहा है कि एविएशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री मतलब जहाज हेलीकॉप्टर बनाने वाले, रॉकेट बनाने वाले और ये जो फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं, उस इंडस्ट्री में क्या है, उसका जो इमिशन होता है, मतलब उसमें जो भी आप तरह का पेट्रोल यूज करते हो, चाहे जो भी फ्यूल यूज करते हैं, उससे जो इमिशन होता है, धुआं निकलता है, उसका क्या है, रियलिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री इमिशन, बढ़ता हुआ इंडस्ट्री से जो ये एविएशन इंडस्ट्री है उसमें जो इमिशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सारे जहाज हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा संख्या में बनाए जा रहे हैं। ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, हैड बीन नोन फॉर डिकेड्स, ये तो दसों साल से पता है। डिकेड मतलब होता है दशक, और टाइम ऑफ 10 ईयर्स, और टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स को डिकेड बोलते हैं, दशक। येट, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री एंड इट्स इमिशंस हैज कंटिन्यूड टू ग्रो विदाउट, ये हमें कितने सालों से पता है कि इस इंडस्ट्री का जो इमिशन है वो क्लाइमेट चेंज में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके चलते, लेकिन फिर भी बिना किसी रोक टोक के, यही मीनिंग आएगा ना यहाँ पे, कॉमन सेंस लगाओ कि बिना किसी रोक टोक का ये इमिशन अभी तक लगातार जारी है। अब रोक टोक का क्या, इजीनेस नहीं होगा क्योंकि आसानी से, कॉन्स्टेंट माने होता है बंधन, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कंफर्ट मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, सांत्वना देना, और नेग्लेक्ट माने होता है इग्नोर करना, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट मतलब बंधन, कॉन्स्टेंट मतलब बंधन, कॉन्स्टेंट मतलब रोक टोक, कॉन्स्टेंट मतलब रोक टोक। तो क्या कर रहा है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के लगातार इमिशन चल ही रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडस्ट्री को कि इसका इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पे क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो 12th नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहां भरने के लिए यहां में से किसी एक को उठाइए जो सही है ना। अब देखो, द ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द पेनल्टी, पेनल्टी मतलब क्या होता है, पेनल्टी मतलब दंड के रूप में जो दिया जाता है उसको पेनल्टी बोलते हैं। तो कह रहा है कि डायरेक्टर्स का क्या चीज होगा जो पेनल्टी डिसाइड करेगा। कॉमन सेंस का बात है दोस्त, इसको बहुत ज्यादा खींचना उचित नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, है ना। डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होगा वो पेनल्टी को तय करेगा। अब बोर्ड का सही स्पेलिंग कौन है देख लो, BOARD, बस यही है, और बाकी मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है जबरदस्ती का। बोर्ड को ही अलग अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। BORE बोर मतलब होता है बोरिंग वाला बोर्ड, BOW बाव मने होता है झुकना किसी के आगे, विनतीशील हो जाना, नब जाना कि नहीं भाई तुम ही बड़ा हो और हम छोटे हैं। और ब्रैड मतलब क्या होता है, ब्रैड मतलब होता है लड़का, अड़ियल, जवान,
जो होता है, जो ज़्यादा उम्र का, ज़्यादा उम्र मतलब जो वयस्क हो चुका होता है लड़का, और अड़ियल होता है, कठोर होता है, कड़ा होता है, उसको ब्रैड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पिछला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देख लो मैं पीछे कर देता हूं, क्या हो जाएगा इसका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। अब 13th को देखो, 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसके लिए, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, पेशा, काम, ठीक है ना। तो किसी भी काम का जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो उसको क्या कहते हैं, उसको मैं बता देता हूं, वेटरन कहते हैं। देख लो किधर है वेटरन। वेटरन माने वैसे लोग जो किसी क्षेत्र में, ये मैं एक दफा और बता चुका हूं, शायद किसी जगह आया था मेंशनिंग, तो किसी न किसी वीडियो में होगा, आप देख लेना। वेटरन मतलब होता है वैसे लोग जिनके पास किसी खास फील्ड का, किसी भी फील्ड का हो सकता है, लिटरेचर का हो सकता है, गेम्स का हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है, साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है, किसी भी सेक्शन में किसी भी वैसे आदमी को जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको वेटरन कहा जाता है। अब रेवरेंट मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग मैंने बता देता हूं मैं। रेवरेंट मतलब होता है पूजनीय, है ना, जिनको सब लोग आदर करते हैं, माननीय जिसको बोलते हैं, है ना, माननीय। प्रैक्टिशनर मतलब जानते ही, वो प्रैक्टिस करने वाला। और स्टॉन्च मतलब क्या होता है दोस्त, स्टॉन्च मतलब होता है STAUNCH, इसका मतलब होता है LOYAL, STAUNCH, स्टॉन्च मतलब क्या होता है LOYAL, लॉयल। लॉयल मतलब क्या हो जाता है दोस्त, लॉयल मतलब हो जाता है जो कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता हो, वैसा आदमी जो हमेशा आपके लिए सच्चा साबित हुआ हो, आपके लिए तैयार रहता हो, उसको क्या कहते हैं, लॉयल, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, वेटरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या लिखा हुआ है, accuracy rates of facial recognition algorithms are low in the case of minorities। माइनॉरिटीज के केस में ये बताना चाह रहा है, माइनॉरिटी मतलब यहां हुआ कौन से माइनॉरिटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यहां पे माइनॉरिटी का मतलब हुआ बहुत कम उम्र का बच्चा, ठीक है ना। माइनॉरिटी ऐसे भी 14 साल से नीचे, अभी के लिए लॉ शायद बन गया है 16 साल से नीचे जो होगा उसको माइनॉरिटी कहा जाता है, और वैसे नॉर्मल कॉमन सेंस में समझने के लिए बहुत कम उम्र का बच्चा। तो क्या कहता है, फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, ये क्या हुआ कि एक सिस्टम बनाया गया, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है कि आपका चेहरा देखेगा, और चेहरा देखते के साथ जैसे आधार कार्ड में कैसे यहाँ पे आंख लगाता है या तो आपका फिंगरप्रिंट लगाता है बायोमेट्रिक, तो आपका डिटेल आ जाता है, वैसे ही अब चल गया है फेशियल रिकॉग्निशन, कि कहीं भी आपका फोटो कैप्चर हो गया तो आपके फोटो के ऊपर फोकस करेगा, वो आपका पूरा डिटेल बता देगा। वही होता है फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, एक सिस्टम, एल्गोरिदम कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके थ्रू कंप्यूटर कोई भी काम करता है उसको कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है ना। तो कहता है कि फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम का जो एक्यूरेसी है वो क्या है, कम है, लो है। अब ये चूंकि बताना चाह रहा है आपको कि लो है, इसका मतलब कैसा होगा, इतना लो है कि पता चल पड़ रहा है, पता चल जाता है कि नहीं भाई इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलरली ब्यूटीफुली नहीं होगा, स्मूथली नहीं होगा, और केयरलेसली नहीं होगा। और वर्ड मीनिंग आप चारों का जान ही रहे हो, आप खुद ही सेट कर लो, क्या होगा, accuracy rates of the facial recognition algorithms are particularly low in the case of minorities, women and children as demonstrated in multiple studies across the world। दुनिया में बहुत सारा स्टडी किया गया, इसके ऊपर अध्ययन किया गया, जिसमें क्या पता चला कि फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम जो है वो खास करके पार्टिकुलरली माने खास करके किस में, माइनॉरिटीज, वुमेन और चिल्ड्रन में बहुत कम है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। एंड व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 15 से, इट सेज, कॉमन एरर का सवाल है, ही गॉट अफ्लिक्टेड विद द डिजीज व्हेन ही वाज अ टीनेजर।
अफ्लिक्टेड के साथ विथ आता ही है, किसी रोग से ग्रसित हो जाना तो लिखा जाता है अफ्लिक्टेड विथ अ डिजीज, ठीक है। तो ही गॉट अफ्लिक्टेड विद द डिजीज, जो बीमारी उसको है उससे वो ग्रसित हो गया था, कब? व्हेन ही वाज ए टीनेजर। स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है दोस्त, इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, किसी भी तरह का एरर नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यस्टरडे आफ्टर नाइस वॉक वी टू सिट ऑन द बेंच, है ना। यस्टरडे की बात कर रहा है दोस्त, और सारा डिसाइड से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो पास्ट की बात है तो यहाँ पे V2 लगेगा, पास्ट लगेगा, है ना। V2 इसलिए क्योंकि V3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता हैड पास्ट लिखने के लिए, जो किसी ऑप्शन में है नहीं। अब डिसाइड का V2 क्या होगा? डिसाइडेड, ऑप्शन नंबर 3 टिक मारो, बहुत आसान सवाल है। और अगले सवाल पे चलो, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिसाइडेड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, यस्टरडे का बात कर रहा है, और यस्टरडे के लिए पास्ट फॉर्मेट लगेगा। पास्ट फॉर्मेट में जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन में से हमको पता चलता है कि डिसाइडेड होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है ही हैज अ हाई पेइंग जॉब, उसकी जॉब कैसी है? हाई पेइंग मतलब बहुत इनकम वाला, बहुत ज्यादा सैलरी वाला, ठीक है ना। ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, तब उधर नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो जनरली हमने बताया था आपको कि क्या यूज होता है, बट या येट। अब देख लो किधर ऑप्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जब भी जुड़ेंगे, पहला पोर्शन अच्छा बात बताएगा तो दूसरा पोर्शन खराब, पहला पोर्शन खराब बताएगा तो दूसरा पोर्शन अच्छा। तो उस केस में क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस बट या येट कंजंक्शन के रूप में आता है। और मीनिंग कैसा हो जाता है इसका, देखो ही हैज अ हाई पेइंग जॉब, हालांकि उसका बहुत ज्यादा सैलरी वाला, बहुत ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा पैसा वाला जॉब है, लेकिन फिर भी वह कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास पैसा है, हमेशा हाय 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 करते रहता है। भाई 2 रुपए हैं नहीं है, 10 रुपए हैं नहीं है, ये चीज दोगे नहीं, वो चीज दोगे नहीं, मतलब लगता है कि पूरा दुनिया का जितना पैसा सब उसी के पास चला जाता, तब वो अपने आप को अमीर बोलता। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे येट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दैट शिप हैज सेल्ड। अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम दैट शिप हैज सेल्ड, मतलब वह जहाज चल चुका है। चल चुका है मतलब क्या, सेल मतलब क्या होता है, SAIL, SAIL। सेल मतलब क्या होता है, जो पानी वाला जहाज। मैं आपको बता दूं कि पिछले भी जस्ट प्रीवियस सेट में या उससे पहले वाले सेट में ये था SAIL। सेल मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन्स के लिए रन लिखा जाता है, दैट शिप हैज सेल्ड, क्या है कि लिखा हुआ है उसके लिए कि SAIL सेल, जैसे रन लिखा जाता है या वॉक लिखा जाता है हम लोगों के लिए चलना, रन मतलब ट्रेन के लिए चलना, बस के लिए चलना, वैसे ही जो शिप होता है वो चलता है पानी पे, तो उसको क्या कहा जाता है, सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, किस रेफरेंस में कहा जाता है, दैट हैज पास्ड, किस लिए कहेगा कि यह गुजर चुका है जहाज, यह जहाज जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब जहाज जा चुका है मतलब कि टू रीच सेफली, सही तरीके से पहुंच जाना। टू लेट टू डू समथिंग, मतलब अब कोई भी काम करने का समय नहीं बचा, पहले ही आपको करना चाहिए था, अब आप लेट हो गए। एग्जैक्टली बट रहा है ना, क्या कर रहा है, दैट शिप हैज सेल्ड, जहाज तो चली गई, अब आप कहां जाओगे, क्या चीज से जाओगे, दैट ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन तो छूट गई, अब किससे जाओगे, मतलब यू हैव बिकम लेट, यू आर लेट टू डू एनीथिंग। तो क्या हो जाएगा, टू लेट टू डू समथिंग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। अब कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पोर्शन। कैरिंग एन अम्ब्रेला,
कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि थंडर स्टॉर्म्स में जब बहुत भयानक बारिश के साथ ओले पड़ रहे हो और बिजली कड़क रही हो, उस समय अम्ब्रेला अपने सर पे रख के चलना सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला होता है पॉइंटेड, और पॉइंटेड चीज अगर ऊंची रखी हो तो बिजली कड़कती है, तो सबसे पहले पॉइंटेड चीज ही उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो पता चला छाता आप रखे थे पानी से बचने के लिए और बिजली गिर गई, आप वहीं ध्वस्त हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए कहता है कि कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म्स के दौरान भारी बारिश और ओले और कड़कती हुई बिजली, जब ऐसा घटना हो रहा हो तो उस समय अम्ब्रेला लेके चलना, मतलब अम्ब्रेला लेके ऐसे हाथ में चलना नहीं, अपने छत पे सर पे खोल के रखना, वो गुड आइडिया नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20th क्वेश्चन कहता है एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग एटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि दो शत्रुओं के बीच में या दो विरोधियों के बीच में झगड़ा को कुछ पीरियड तक रोकने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रूस। ट्रूस मतलब क्या होता है? ट्रूस मतलब होता है समझौता, समझौता। किसके लिए? युद्ध विराम के लिए। युद्ध विराम मतलब युद्ध में, वॉर में, फाइट में थोड़ा रेस्ट देने के लिए कि ठीक है अभी तुम दोनों जहां हो वहीं रुक जाओ। ये अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जैसे दो लोग या दो देश लड़ रहे हैं, अभी रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हुए हैं और किसी देश का सुन नहीं रहा है, खास करके रसिया। मान लो कि अगर सुनता तो 4, 5, 8, 10 देश जाते, दोनों के प्रेसिडेंट्स को बुलाते और बोलते कि देखो जिसकी सेना जहां है वहीं बनी रहेगी, जिसकी स्थिति जैसी है वैसी स्थिति रहेगी, उसमें मैं बदलाव नहीं करूंगा। अब इसी पॉइंट पे एक दूसरे पे गोला बरसाना बंद करो और आओ मिलके बैठ के बात करते हैं, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो अटैकिंग ऑन एनीबॉडी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे समय के लिए युद्ध विराम, कम समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए युद्ध विराम किया जाना, समझौता कर दिया जाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रूस, TRUC, ऑप्शन नंबर 1। यूनानिमस मतलब क्या होता है? यूनानिमस मतलब होता है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति, सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है? सबकी सहमति, जो बात पे सब लोग तैयार हो जाए। 10 लोग अगर किसी ग्रुप में हैं और उनसे कहो कि हाँ जी ये काम करें कि नहीं, और 10 लोग बोल दे कि हाँ करो, मतलब देयर इज एन यूनानिमस वोट। 10 का 10 लोग बोला, सर्वसम्मति। सर प्लस मतलब अभी मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा होता है, जरूरत से ज्यादा, और ग्राफ्ट मतलब क्या होता है? लोभ और धन दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सॉरी माय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। और क्या होगा? ट्रूस उस समझौता को बोलते हैं जिस समझौता के तहत दो शत्रु या दो विरोधी अपने लड़ाई को कुछ समय के लिए शांत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। ये क्लोज टेस्ट शुरू हो गया दोस्त। अब देखो इसमें कहना क्या चाहता है, स्टेटमेंट स्टोरी पढ़ते हुए चलते हैं और फिलर्स को बनाते हुए चलते हैं। कहता है एंथनी अब्राहम नाम का एक आदमी है जो 34 साल का है और क्या करता है? क्रेन चलाता है। जेसीबी जैसा एक बड़ा मशीन होता है ना जिसको क्रेन बोलते हैं, गाड़ी वगैरह लिफ्ट करने वाला, क्रेन का ड्राइवर। वो क्या किया, क्या हुआ? मैनेज्ड टू गेट आउट ऑफ द वे ऑफ फॉलिंग स्टील। स्टील का कोई बहुत बड़ा होगा, कोई टावर होगा या कोई ऐसा विशालकाय स्ट्रक्चर होगा, वो गिर रहा था, तो मुश्किल से वहां से भाग के या किसी तरह से अपने को आपको वहां से निकाला। वही कह रहा है कि एंथनी अब्राहम, a 34-year-old क्रेन ड्राइवर, मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे ऑफ फॉलिंग स्टील। अब किस तरह से लोग मैनेज करता है? तो जैसे ही मैनेज वर्ड लिखा हुआ है, मतलब क्या आसानी से नहीं निकला, बेचारा बचते बचते बचा।
थोड़ा अगर और लेट होता तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट के नीचे आ जाता, एक्सीडेंट में आ जाता, वो स्टील के नीचे आ जाता। तो क्या हो जाता, बेयरली। बेयरली मतलब क्या होता है, ज्यों ही, मुश्किल से, एकदम से बचते बचते बचा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेयरली। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है टर्निंग अराउंड, जब उसने पीछे मुड़ करके देखा वहां से भागने के बाद, ही कुड हार्डली बिलीव, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, द सीन दैट ले बिफोर हिम, जो नजारा उसके सामने था कि बाप रे बाप, इतना बड़ा भयानक टावर स्टील का गिर गया, अगर हमारे ऊपर गिरता, नहीं निकलते ऐन वक्त पे तो क्या हो जाता। तो क्या हो जाएगा इसमें, कह रहा है He could hardly believe the scene। कौन सा सीन, कैसा सीन, बहुत खूबसूरत सीन होगा, नहीं, बहुत खतरनाक, बहुत डरावना, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिबल। क्रूकेड मतलब क्या बोलते हैं, क्रूकेड बोलते हैं बेईमान को, जिसका दिमाग में दूसरों को ठगने का बात चलते रहता है, उसको क्रूकेड बोलते हैं। क्रिमिनल जानते हैं, रंगदार को बोलते हैं। और प्लीजेंट माने सुखद होता है। सबका मीनिंग जान गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। हॉरिबल सीन दैट ले बिफोर हिम, जो पीछे मुड़ के उसने देखा तो विश्वास नहीं हो रहा था कि बाप रे बाप, इतनी भयानक घटना घट गई। गिर्डर्स वर ऑन टॉप ऑफ द क्रेन इन हैफेजर्ड फैशन। हैफेजर्ड मतलब होता है जैसे तैसे, अनमैनेज तरीके से। जो गिर्डर्स थे, गिर्डर्स किनको कहा जाता है, स्टील का बहुत बड़ा बड़ा रॉड, जो टावर बना हुआ रहता है तो उसमें देखते हो स्टील का मोटा मोटा रॉड ऐसे क्रॉस कनेक्शन करके पूरा टावर में लगाया हुआ रहता है। वो सब जो गिर्डर थे वो क्रेन के ऊपर कैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अनमनस तरीके से पूरा उसका क्रेन के ऊपर गिरा हुआ था। लाइक गैगेंटिक पिक अप स्टिक्स, बहुत बड़े बड़े, गैगेंटिक माने होता है विशाल, गाइगेंटिक या जाइजेंटिक, जो प्रोनाउंसिएशन आप कर लो। तो कह रहा है कि इस तरह से गिरा हुआ था उस पर रॉड सब, जैसे लग रहा था कि पहाड़ जैसा ढेर लग गया हो सारा रॉड का उसके क्रेन के ऊपर। अब क्या होगा, गिर्डर्स वेयर, तो क्या हो जाएगा इसमें, गिर्डर्स वेयर के बाद 23 में जब भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 23 में ऑप्शन चुन लो, क्या हो जाएगा, गिर्डर्स वेयर ऑन द टॉप ऑफ द क्रेन। कैसा था, पाइल्ड था। पाइल मतलब क्या होता है, ढेर लग जाना। ऑप्शन नंबर 4, उसके क्रेन के ऊपर जो रॉड था सब स्टील वाला, वो ढेर जैसा लग गया था, एकदम पूरा जमा हो गया था। उसको लगा कि अगर हम क्रेन पे रहते और ये हमारे ऊपर गिर जाता तो भगवान जाने क्या होता। फिर है, ऑल ही कुड सी ऑफ द मशीन वाज इट्स रियर व्हील्स, है ना, सिर्फ उसके रियर व्हील्स, वो जो क्रेन चला रहा था उसका पीछे वाला खाली चक्का नजर आ रहा था। इतना स्टील उसके ऊपर गिर के पूरा क्रेन को ढक लिया कि क्रेन का सिर्फ पीछे वाला चक्का नजर आ रहा था उसको। एंड अ सेक्शन ऑफ व्हाट हैड बीन द कैब, और दिख रहा था कि जितना पूरा का पूरा गाड़ी होता था उसमें एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था, और बाकी का पूरा क्रेन जो है वो पूरा ढका जा चुका था, वो सारा स्टील जो गिर गया था उसके ऊपर, जिसके चलते। फिर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अब्राहम क्या किया, अब्राहम टू द कैब शाउटिंग हिज फ्रेंड जॉर्ज बर्न्स नेम, वो उसका दोस्त था जॉर्ज बर्न्स, उसका नेम बुलाते हुए, उसका नाम बुलाते हुए उसकी ओर तेजी से दौड़ा, भाग करके आ गया कि जॉर्ज आओ बचा लो मुझे, नहीं तो हम मर ही जाएंगे, आओ क्रेन को बाहर निकालना है। तो क्या होगा, RACE, रेस मतलब होता है तेजी से दौड़ना, उसी में V2 फॉर्मेट लगाया, रेस्ड। शोव्ड, SHOVE, शोभ मतलब क्या होता है, शोभ माने होता है धक्का देना, धक्का देना, पुश करना, ठीक है ना। और असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, जानते ही हो, सहायता करना। और हॉल्ट मतलब क्या होता है, रोक देना, ठीक है ना। अब देख लो तो क्या होगा, दौड़ के जाना, दौड़ना। रेस्ट मतलब बहुत तेजी से दौड़ना, तो तेजी से दौड़ के गया बर्न्स के पास, उसका नाम चिल्लाते हुए कि बर्न्स आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया, मुझे बचाओ जल्दी। बाय देन 3 other iron workers had reached the of the carnage। कार्नेज माने होता है संघार, दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना जो होती है। तब तक क्या था,
3 और आयरन वर्कर्स जो थे कहां पहुंच चुके थे? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ये घटना, जहां पे ये संघार, जहां पे ये दुर्घटना हुई थी वहां पहुंच चुके थे। तो क्या हो जाएगा? साइट बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? रीच द साइट ऑफ द, किधर गया ये ऑप्शन नंबर 4, साइट ऑफ द एक्सीडेंट या साइट ऑफ द कार्नेज। सीन मतलब क्या होता है? सीन मतलब होता है दृश्य, खास करके जो खूबसूरत होते हैं उन्हीं को सीन कहा जाता है, और जो स्पॉट होता है, जगह होता है, उसके लिए साइट यूज करता है। साइन मतलब चिन्ह, आप जानते ही हो, और ट्रेस मतलब क्या होता है? ट्रेस मतलब होता है वो कुछ चीज़ें जो बच गई हो किसी एक्सीडेंट के या किसी चीज़ के होने के बाद। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारा 25 क्वेश्चंस था। आई होप कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अपलोडेड वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। वीडियो अपलोड होने के बाद उसके नीचे जो कमेंट्स आता है मैं उसको भी पढ़ता हूँ। अगर कोई सवाल होगा तो आप उस कमेंट पे डालना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और आप पढ़ते रहो, बढ़िया से मेहनत करते रहो। भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।